मेरा पति एक डॉक्टर था और मुझे रोज़ गोरा होने के लिए इंजेक्शन लगाता था, जिससे मेरे पेट में बहुत दर्द होता था। एक रात मैंने इंजेक्शन बदल दिया। मैंने उस रात सोने का बहाना किया, फिर जो मेरे पति ने मेरे साथ किया, ऐसा दुश्मन भी नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ अंकल और आंटी का बेटा राजेश दूसरे शहर से डॉक्टरी पढ़कर आया, तो पूरे ख़ानदान में धूम मच गई थी। हर पार्टी में, हर शादी में, हर जगह सिर्फ संगीता आंटी के बेटे की बात होती थी। हर औरत की इच्छा थी कि राजेश उनकी बेटी को पसंद करे, और हर लड़की भी यही चाहती थी कि उसकी शादी डॉक्टर राजेश से हो जाए। जब से राजेश वापस आया था, तब से मोहल्ले की लड़कियों का पार्लर के चक्कर काटना ज़्यादा हो गए थे। हर हफ्ते जाकर फैशन करवाना उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। राजेश ना सिर्फ डॉक्टरी पढ़कर आया था, बल्कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ा क्लिनिक खोल दिया था। अभी तो ये उसके काम की शुरुआत हुई थी। वो आगे कितना पैसा कमा सकता था, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत आसान था। हमारे ख़ानदान में सिर्फ मैं एक ऐसी लड़की थी जो राजेश से शादी के सपने नहीं देख रही थी। इसलिए नहीं कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे मालूम था कि वो कभी भी मेरा नहीं हो सकता, और ना ही वो मेरे बारे में सोचता होगा। क्योंकि मैं एक सांवली सी लड़की थी। मेरी आंखें बहुत खूबसूरत थी। मैं लंबी भी थी, लेकिन सांवले रंग ने मेरी खूबसूरती पर जंग लगा दिया था। वो भला क्यों मेरे ख़ानदान की गोरी चिट्टी लड़कियों को छोड़कर मुझसे शादी करेगा? जो चीज़ मुमकिन ही नहीं थी, उसको सोच सोच कर मैं खुद को हल्का नहीं करना चाहती थी। ख़ानदान की बाकी लड़कियां मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, पैसे वाली भी थी। हम लोग हम लोग थे जो मिडिल क्लास में आते थे। हम इतने गरीब तो नहीं थे, लेकिन दूसरों के मुकाबले में थोड़े कम पैसे वाले थे। एक दिन मेरी तबीयत कुछ ख़राब हुई। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो मेरी माँ मुझे राजेश की के क्लिनिक में ले गई थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मेरी माँ ने कहा कि मैं पैसे साथ लेकर आई हूँ। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि राजेश तुम्हें एक नज़र देख ले। क्या पता तुम उसको पसंद आ जाओ। अपनी माँ की बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी, और वो इतना दूर का सोच रही थी और मैंने सोचा तक नहीं। मैंने मम्मी से कहा कि हम किसी दूसरे क्लिनिक में चलते हैं, लेकिन मम्मी ने ज़िद कर ली थी कि यहाँ से ही ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। जब हम लोग अंदर गए तो मेरी मम्मी ने अपने बारे में बताया कि वो उसके पापा के दोस्त की पत्नी है। ये सुनकर राजेश को याद आ गया। उन्होंने कहा कि जी, मैंने आपको पहचान लिया है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। फिर मेरी माँ ने मेरे बारे में बताया कि ये मेरी बेटी है, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। राजेश ने एक नज़र मुझे देखा और फिर मेरा ब्लड प्रेशर चेक करने लगा, जबकि उसके ऑफिस में आने से पहले ही उसकी असिस्टेंट मेरा ब्लड प्रेशर और वज़न चेक कर चुकी थी, और पर्ची भी मुझे दे दी थी जिसमें मेरा ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड था। लेकिन मैं सोच रही थी कि राजेश फिर से मेरा ब्लड प्रेशर क्यों चेक करने लग गया है। उसने एक नज़र मेरी आंखों में देखा और हम दोनों की नज़रें चार हुई। उसने मुझसे कहा कि आपका बीपी लो है। उसने मुझे दवाइयाँ लिख कर दी हैं। थोड़ी बहुत मेरी माँ से बातें बातें की और हम वहाँ से वापस आ गए। लेकिन सारी रात राजेश की नज़रों ने मुझे सोने नहीं दिया। उसकी नज़रों में कुछ अजीब सा था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे झटका तब लगा जब 2 दिन बाद राजेश का रिश्ता मेरे लिए आ गया। मुझे हैरानी हुई थी और खुशी भी हुई थी। उसने एक नज़र मुझे देखा और मुझे पसंद ही कर लिया, और शादी तक का सोच लिया। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि वो बाहर से आया है और यहाँ के लोगों की तरह हुस्न का पुजारी नहीं है, बल्कि तुम तो बहुत हसीन हो। सिर्फ रंग ही सांवला है, काला भी नहीं है। वो समझदार लड़का है, उसने ज़रूर तुम में कोई ख़ास बात नोट की है। मेरा रिश्ता राजेश के साथ पक्का हो गया। पूरे ख़ानदान में यह बात आग की तरह फैल गई और हर जगह बातें होने लगी कि राजेश ने कैसी लड़की पसंद की है अपने लिए। इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़कियों को छोड़कर उसने एक सामान्य कम पढ़ी लिखी लड़की को पसंद किया। ये बात पूरे रिश्तेदारों में किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी। सबका मूड ख़राब था। लेकिन हमारे घर में तो जैसे खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। मेरे घर वाले भी खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि राजेश ने मुझसे मैसेज करके कहा
कि वो मुझसे पहली नज़र में ही मोहब्बत करने लगा है। उसे मेरी आंखें बहुत पसंद आई। मुझे ऐसी लड़की की ही तलाश थी और मुझे मम्मी की बात पर विश्वास होने लगा कि वो बाहर से आया है और बाहर के लोग कोई ख़ास चीज़ ही लड़कियों में नोट करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, ना कि सिर्फ खूबसूरती देखते हैं। खैर मैं बेफिक्र हो गई थी। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो राजेश की माँ ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। ऊपर वाले ने राजेश को सब कुछ दे रखा है, इसलिए सब कुछ राजेश खुद ही करेगा। यहाँ तक कि मेरे लिए शादी के जोड़े भी राजेश की तरफ से भेजे गए, वो भी एक से बढ़कर एक डिज़ाइनर के। लाखों में मेरी शादी के कपड़े तैयार करवाए गए थे। हमारे रिश्तेदार हर कोई राजेश को अकल का अंधा कह रहा था, जिसने बिना कुछ सोचे समझे मुझसे शादी के लिए पसंद कर लिया था। मेरी माँ ने भी रिश्तेदार वालों को आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और शादी से एक रात पहले सारे ख़ानदान को जमा करके सभी कपड़े उन्हें दिखाए थे। कुछ रिश्तेदारों ने तो छुपी आवाज़ में माँ से पूछ भी लिया था कि तुमने कौन सा जादू लड़के पर करवाया है जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किसी को मेरा और राजेश का रिश्ता हजम नहीं हो रहा था और ऐसे ही हमारी शादी का दिन आ गया और हमारी शादी हो गई। राजेश की बुआ की लड़की मेरा मजाक उड़ा रही थी और साथ ही राजेश से कह रही थी कि तुम्हारी पसंद को क्या हो गया है, तुम तो इतने क्लासी थे, अचानक से ये तुम्हारा टेस्ट इतना ख़राब कैसे हो गया। राजेश ने उसे एक दो शब्द कहे और वह खुद ही स्टेज से नीचे उतर गई। लेकिन मेरा आज का दिन ख़राब हो चुका था। मैं सर झुकाए बैठी थी और ये सोचकर ही शर्म से ज़मीन की तरफ देखे जा रही थी कि राजेश से किस तरह नज़रें मिला पाऊंगी। मैं जानती थी कि सबको इसी बात की हैरानी है कि राजेश ने मुझे क्यों चुना है, लेकिन ये बात सिर्फ मैं ही जानती थी कि राजेश को मुझसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। अब मैं शादी करके राजेश के बड़े से घर में चली आई। मैं पहली बार उसका घर देख रही थी और ये देखकर मेरी आंखें खुली रह गई थी। राजेश का घर किसी शानदार महल से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो करोड़ों रुपए कमाता हो। दिल में सोचने लगी कि डॉक्टर लोग तो बड़े ही पैसे वाले होते हैं, गरीबों का खून निचोड़ लेते हैं और अपना महल तैयार कर लेते हैं। लेकिन ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये महल कैसे बना हुआ था। मुझे मेरी सास ने राजेश के कमरे में बिठा दिया। राजेश की बुआ की बेटी की बातें अभी तक मेरे अंदर गूंज रही थी और मेरे अंदर एक आग सी जल रही थी। ऊपर वाले ने मेरी किस्मत कितनी रोशन लिखी थी कि राजेश मेरा हमसफ़र बन गया था। लेकिन मेरे चेहरे की कलिंक ने इस खुशी को भी कम कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद राजेश कमरे में चला आया और मेरा चेहरा देखते ही मेरे अंदर की बात समझ गए। क्या बात है ज्योति, तुम क्या अभी तक एक मीना की बात को लेकर बैठी हो। मैंने एक नज़र राजेश की तरफ देखा तो कहने लगे, मोहब्बत ऐसी ही होती है, महबूब के बिना कहे उसकी हर बात समझ आती है। और मैं अपनी खुशनसीबी पर दिल ही दिल में खुश हो रही थी। तुम फिक्र न करो ज्योति, तुम्हारी ज़िंदगी की ये परेशानी मैं जल्दी दूर कर दूंगा। कोई तुम्हारी कोई तुम्हारे रंग को लेकर तुम्हें कमज़ोर नहीं समझेगा। आजकल तो इतने इलाज आ गए हैं कि तुम इंजेक्शन से ही तुम्हारा रंग निखर जाएगा। मुझे तो तुम्हारा सांवला रंग ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन के ज़रिए तुम्हें दूसरी लड़कियों की तरह हसीन बना दूंगा। मैंने राजेश की तरफ देखा। क्या ये मुमकिन है कि मेरा रंग भी निखर कर दूसरी लड़कियों की तरह गोरा हो जाएगा? राजेश मुस्कुराकर कहने लगा, ये दौर अलग है, अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जिसके पास पैसा है वो सब कुछ हासिल कर सकता है। लोग तो सर्जरी के ज़रिए सब कुछ करवा लेते हैं, तुम्हारा तो सिर्फ रंग गोरा करना है। राजेश ने मुझसे वादा कर लिया कि वो अगले अगले दिन से ही मेरा इलाज शुरू कर देगा। राजेश ने बहुत अच्छे से मुझे अपना लिया था और उसका साथ पाकर मैं बहुत खुश थी। राजेश से मिलकर ऐसा लगता ही नहीं था जैसे कि वो शहर से पढ़कर आया है। ना उसके चेहरे पर गुरूर था, ना ही उसकी बातों में शहर की पढ़ाई का नशा। वो तो एक सीधा साधा आम सा इंसान था जो मेरी मोहब्बत में पूरी तरह से मेरा हो चुका था। शादी के अगले दिन ही राजेश ने मुझे बताया कि उसके अपने एक डॉक्टर से बात हो गई है। मुझे रोज़ रात को एक गोरा होने वाला इंजेक्शन लगेगा और एक हफ्ते में ही फ़र्क दिखने लग जाएगा। मैं आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उसकी बात सुनकर मैंने एक नज़र अपनी सांवली रंगत पर डाली और ये सोचकर ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई
कि आने वाले दिनों में मैं चाँद की तरह चमकने लगूंगी। राजेश ने मुझसे वादा लिया कि मैं इस इलाज के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो नहीं चाहता कि लोग तरह तरह की बातें बनाकर मेरा दिल दुखाएं। मैंने इस बात से वादा कर लिया था कि मैं किसी को भी इलाज के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। और राजेश ने उसी रात मुझे पहला इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई और फिर जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन इस दर्द ने मुझे परेशान करके रख दिया था। मैंने राजेश को बताया तो वो कहने लगा कि हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता है और शायद इंजेक्शन से तुम्हें दर्द हो रहा है। 1 हफ्ते की बात है, दर्द बर्दाश्त कर लो। मैं ये सब कुछ तुम्हारी खातिर ही कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कभी भी चुप चुप कर आंसू बहाने की ज़रूरत न पड़े। तुम ही सोचो, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हें इस चीज़ का एहसास और भी ज़्यादा होने लगेगा। राजेश की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। वो ठीक ही तो कह रहा था। अगर दुनिया वालों की तरह हमारे बच्चे भी मेरी रंगत का मजाक उड़ाते तो मैं क्या करती। शादी के बाद औरत की एक ही कमज़ोरी होती है और वो होती है उसके बच्चे। राजेश ने इसी बात का फ़ायदा उठाया था। बच्चे के नाम पर मैं हर दर्द सहने को तैयार थी। और अगली रात भी जब राजेश ने मुझे इंजेक्शन लगाया तो थोड़ी ही देर के बाद मैं गहरी नींद में सो चुकी थी और सुबह एक बार फिर पेट के दर्द से तड़प रही थी। ये दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, लेकिन मैं किसी से इस बारे में बात भी नहीं कर सकती थी क्योंकि राजेश ये इलाज सबसे छुप कर रहा था। मैं सारा दिन पेट के दर्द से तड़प रही और अपने कमरे में बंद रही। रात तक मेरे अंदर हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी और मैं एक और इंजेक्शन नहीं लगवा सकती थी। मैंने सोचा अगर एक दिन इंजेक्शन ना लगवाऊं तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राजेश को कहीं बुरा न लग जाए। ये सोचकर मैंने खुद चुपके से इंजेक्शन बदल दिया और ताकत का इंजेक्शन रख दिया। राजेश ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया और मैं आंखें बंद करके लेट गई, जिससे मैं बहुत ही गहरी नींद सो गई हूँ। उसके बाद जो कुछ राजेश ने मेरे साथ किया, मेरी रूह कांप गई कि ऐसा कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकता, जबकि मैं तो राजेश की पत्नी थी। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई थी और मुझे जागता हुआ देखकर राजेश के होश ठिकाने आ गए थे। वो हकलाते हुए पूछने लगा कि तुम अभी तक सोई नहीं हो। मैंने गुस्से में राजेश से पूछा कि यह सब क्या है और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। पहले तो राजेश मुझे उल्टे सीधे जवाब देता रहा, लेकिन जब उसे अंदाज़ा हो गया कि मैं इतनी आसानी से खामोश बैठने वालों में से नहीं हूँ, तो उसने मुझे हर बात सच सच बता दी। राजेश का पूरा सच सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अब मुझे समझ आ गया था कि राजेश ने सारे ख़ानदान की हसीन और पढ़ी लिखी लड़कियां छोड़कर मुझ जैसी सांवली और मिडिल क्लास लड़की को क्यों पसंद किया था। उसे लगा था कि मैं आसानी से उसकी बातों में आ जाऊंगी और बहुत आराम से वो मुझे काबू कर लेगा, लेकिन मैं इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं थी। मैंने फ़ौरन ही चीख चीख कर सारा घर सिर पर उठा लिया था और अपने घर भी फ़ोन लगा दिया था। राजेश की लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं चुप नहीं रही थी, बल्कि राजेश का घिनौना चेहरा सबके सामने ले आई थी। मेरी सास भी राजेश के साथ उसके जुर्म में बराबर की हकदार थी, इसलिए जैसे ही मेरे माँ बाप आए तो उनकी बोलती बंद हो गई। मेरी माँ को तो यकीन नहीं हो रहा था कि राजेश जैसा इंसान मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। माँ के साथ शादी के तीसरे दिन ही लौटकर मैं अपने घर चली आई थी। रिश्तेदार वालों को तो बात करने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया था। हर कोई हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आ रहा था। सबके मुंह पर एक ही बात थी कि हमें तो पहले ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। ज्योति जैसी सांवली लड़की से राजेश जैसा लड़का कैसे शादी कर सकता है। कुछ रिश्तेदार वालों ने तो राजेश को सही कहते हुए मुझे ही बुरा भला कहा, क्योंकि राजेश की माँ ने उन्हें मेरे बारे में झूठी बातें बताई थी। हर तरफ मेरी बुराई का चर्चा हो रहा था और मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाने में लगी हुई थी। मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन लोगों के तरीके ने मुझे बहुत ही कमज़ोर बना दिया था। राजेश की वो मोहब्बत भरी बातें मेरे कानों में किसी शीशे की तरह पिघल रही थी। राजेश और उसकी माँ तो मुझे ही गंदा कह रहे थे और मैं अपने बंद कमरे में बैठी थी। मुझ में लोगों का सामना करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जब मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई और उसने मुझे हौसला दिया कि मुझे खामोशी से नहीं बैठना चाहिए,
राजेश जो काम मेरे साथ कर रहा था वो बिल्कुल गैर कानूनी था और मेरे दोस्त चाहते थे कि हम दोनों मिलकर राजेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। उसका पति वकील था और वो दोनों मेरा साथ देना चाहते थे। अपने दोस्त की बात सुनकर मैंने फ़ौरन हाँ कर दी कि मैं राजेश जैसे इंसान के खिलाफ जाकर कदम उठाऊंगी। लेकिन जैसे ही माँ को मेरे इरादे को पता चला तो माँ ने साफ मना कर दिया कि हम जैसे इज्जतदार लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगा सकते। इसलिए तो हम जैसे लोग राजेश जैसे लोगों के लिए आसान खिलौना साबित होते हैं। मैंने गुस्से में माँ को 4 बातें सुना डाली। जब तक हम जुर्मों के खिलाफ खड़े नहीं होंगे ये हमारे साथ जुल्म करते ही रहेंगे और मैं गलत करने वालों को उनके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। मैं राजेश के खिलाफ़ केस करूँगी। और मैंने अपनी दोस्त की मदद से राजेश के खिलाफ़ मुकदमा दायर कर दिया। राजेश और उसकी माँ ने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसी आम सी लड़की जिसे ज़माने ने हमेशा ठोकरों पर रखा हुआ था वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी, क्योंकि ये कोई आम केस नहीं था। इसलिए बहुत जल्द मीडिया में फैल गया और लोगों के दिमाग और ज़ुबान के ऊपर आम हो गया। जिसको भी मामले का पता चला वो राजेश पर थू थू करने लगा और राजेश किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहा। मैंने अदालत में खड़े होकर बहुत हिम्मत से राजेश का घिनौना चेहरा सबके सामने रख दिया। राजेश ने मुझसे शादी जिस मकसद के लिए की थी वो बच्चा था। राजेश पूना में किसी मॉडल से शादी कर चुका था और वो उससे मोहब्बत करता था, लेकिन वो मॉडल अपनी फ़िटनेस को ख़राब नहीं करना चाहती थी और राजेश को बच्चा चाहिए था। और इसी मकसद के लिए राजेश पूना से अपने देश आया था। वो अपनी पहली पत्नी से ही बच्चा चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर मुझ जैसी सांवली और गरीब लड़की से शादी की। उसे लगा था कि मैं उसकी दी हुई खुशियाँ देखकर पागल हो जाऊंगी। उसकी मोहब्बत भरी बातों से मैं पूरी तरह उसके जाल में फंस जाऊंगी और उसका सच जानने की कोशिश ही नहीं करूंगी। लेकिन जिस रात मैंने इंजेक्शन बदलकर सोने का ड्रामा किया उस रात ये सच्चाई मेरे सामने आई। दरअसल वो मुझे इस बात के लिए इस्तेमाल करना चाहता था कि उसे बच्चा तो अपनी पहली पत्नी से ही चाहिए था, लेकिन उसे बच्चे के लिए वो मेरा जिस्म इस्तेमाल करना चाहता था। वो एक पूरे तरीके से अपना और अपनी पत्नी के बच्चे को मेरे जिस्म के अंदर तैयार करना चाहता था ताकि बच्चा मेरे से पैदा हो। और जब वो बच्चा पैदा हो जाता तो वो दोनों उसे लेकर दोबारा पूना चले जाते। इस तरह ना ही उसकी पत्नी की मॉडलिंग पर कोई असर पड़ता और ना ही उन्हें किसी और का बच्चा गोद लेना पड़ता। जिस दिन मैं बीबी चेक कराने अपनी माँ के साथ राजेश के क्लिनिक गई थी, उसी दिन उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि मैं ही वो लड़की हूँ जो उसके बच्चे को अपने जिस्म में पाल सकती हूँ। इसलिए वो बार बार मेरा बीपी चेक करता और मेरा ख्याल रखता। सरोगेसी का तरीका हमारे देश में पूरी तरह गैर कानूनी है और ख़ास करके मेरी इजाज़त के बिना मेरा पति मेरा जिस्म कैसे इस्तेमाल कर सकता है। वो हर रात गोरा होने वाले इंजेक्शन के नाम पर मुझे बेहोश करता और फिर मेरा चेकअप करता था। जिस रात मैंने इंजेक्शन बदला था उस रात को IVF के ज़रिए मेरे में अपने बच्चे को इम्प्लांट करने वाला था। उसकी पूना वाली पत्नी अपने जिस्म को ख़राब नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो दोनों मिलकर मेरी पूरी ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद करना चाहते थे। एक बार उन्हें मुझसे बच्चा मिल जाता तो राजेश मुझे तलाक देकर वापस पूना चला जाता और फिर कभी लौट कर भी वापस ना आता और मैं सारी ज़िंदगी यूं ही तड़पती रह जाती। मेरी दोस्त का पति जो वकील था उसने कुछ सबूत इकट्ठे किए और राजेश और उसकी पत्नी को दोषी साबित कर दिया। वो दोनों धोखे से मुझे इस्तेमाल कर रहे थे और अगर उस रात में इंजेक्शन न बदलती तो उन दोनों के बच्चे को अपना खून समझकर 9 महीने तक उसे पेट में पालती रहती और उसके बाद वो दोनों अपना बच्चा लेकर दोबारा वापस गायब हो जाते। उन दोनों को सज़ा सुना दी गई थी और मैंने राजेश से तलाक ले ली थी। मैं अकेली ज़रूर थी, लेकिन मुझे यकीन था कि ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में यकीनन कुछ अच्छा ही लिख रखा होगा। सारे ख़ानदान वाले राजेश की सच्चाई जान चुके थे और आंटी को बुरा भला कह रहे थे, जिन्होंने अपने बेटे का साथ देकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। एक बात मैं बहुत अच्छी तरह जान गई थी कि सिर्फ इंसान की पढ़ाई उसे शोहरत नहीं देती, बल्कि ये माँ बाप की परवरिश भी होती है जो एक बच्चे को होशियार और साफ बनाती है। अगर आंटी अपने बेटे राजेश को
सही और गलत का फ़र्क बताती और मेरी ज़िंदगी से खेलने के लिए मना करती तो शायद उसे कभी इतनी हिम्मत नहीं मिलती। रिश्तेदार सभी ऊपर वाले का धन्यवाद कर रहे थे कि उनकी बेटी राजेश के जाल में फंसने से बच गई थी, जबकि माँ को इस बात का बहुत दुख था कि उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। लाखों के जेवर और कपड़े इंसान को अच्छा नसीब और खुशियाँ नहीं दे सकते। कोई भी लड़की 2 वक्त की रोटी और इज्जत के साथ चार दीवारी में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकती है, लेकिन वो एक बुरे इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मैंने जुल्म के खिलाफ इसलिए आवाज़ उठाई ताकि आइंदा कोई लड़की किसी लड़के के गलत मकसद में ना फंसे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए।